अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेटक्राफ्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडक्शन की जो सेरेमनी थी वो की पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और इमरान खान साहब भी आए और काफ़ी आपकी मिलिट्री की जो हायर इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी पहुंची, मीडिया भी था। बहुत ज़बरदस्त सेरेमनी, बहुत अच्छा लगा। जो इन्होंने इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया ये देना चाहिए था। लास्ट टाइम मुझे नहीं याद हमने किसी जहाज़ को, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन काफ़ी अर्से पहले हुई थी जे 17 थंडर की, लेकिन वो भी पाकिस्तान डे परेड के अंदर ही ग्रीन फ्लैग के अंदर उड़ के आया था। बट दिस वन इज़ गुड, ये अच्छा किया कि इन्होंने इसको अलग से शोकेस किया। एंड अनलाइक इंडिया, इन्होंने कोई नारियल नहीं तोड़े उसके ऊपर या कोई आगे उल्टा सीधा इस किस्म का सुपरस्टिशियस काम नहीं किया। सो अब बात करते हैं कि व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मेरा टॉपिक बेसिकली was about the unidentified flying object initially, पहले जहाज, then flying object, UFO type, then afterwards an Indian missile। मैं उस पे टॉपिक करना, उस पे वीडियो करना चाह रहा था, वो मैं करूँगा। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि ये दिल के करीब है, वो भी इम्पोर्टेंट है बट वो उसको मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। अ, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, जेट आ गए। इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, एक मेरी वीडियो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, बहुत कमेंट्स, बहुत लाइक्स आई उसके ऊपर। मोर देन एक्सपेक्टेड उसने परफॉर्म किया अबाउट द अराइवल। अभी जो आज मैंने JF-17 को नोटिस किया है, तो दिल जिस चीज़ पे मेरा खुश है वो उसकी एक वजह ये है कि इसके अंदर ऑल्दो इन्होंने PL-15 और वो चीज़ें लगाई हुई थी, जो मिसल्स थे, दैट्स गुड। दैट्स नॉट समथिंग दैट कॉट माई अटेंशन। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग जो कि नज़र आई, एंड वो था ड्यूअल रैक कन्फिगरेशन। तो ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो बेसिकली अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले काम करते हैं, जल्दी से ये एक दो वीडियोस देख लेते हैं। इसमें फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो से दिखाऊंगा कि ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहते हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टुगेदर। ओके, थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। अच्छा, अब ड्यूअल रैक इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जब आप अपने विंग के नीचे एक हार्ड पॉइंट पे दो मिसाइल्स लगाते हैं। यूजुअली दुनिया में ये होता था, और आजकल भी बेसिकली ट्रेंड यही है कि जहाज के नीचे डिफरेंट हार्ड पॉइंट्स होते हैं। जहाज की बेली के नीचे, जिसको हम फ्यूजलाज बोलते हैं, और जहाज की जो विंग्स होते हैं उसके नीचे हम लोगों ने वो पॉइंट्स रखे होते हैं जो कि प्रॉपरली कैलकुलेटेड डिस्टेंसेस पे एक दूसरे से, और विंग के स्ट्रक्चर के ऊपर कि उस पे वेट, जो टोटल जो वेट पड़ रहा है विंग के ऊपर वो कितना है, हल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें, दीज फैक्टर्स कम इनटू प्ले इस एक जहाज को बनाते हुए। तो ये हार्ड पॉइंट्स बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, ये बड़े बैलेंस्ड होते हैं। एंड यूजुअली एक हार्ड पॉइंट पे अमूमन देखा जाता है कि एक एयर टू एयर मिसाइल लगता है, जो मैं देखता हुआ आ रहा था, जो पहले भी मैंने देखा था। F-16s में फिर ये चीज़ मैंने मतलब नोटिस की। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सोवियट्स, बिकॉज मैंने सोवियट्स या रशिया, जो पुराना सोवियत यूनियन आज का रशिया, उनके पास मैंने ये चीज़ नहीं देखी, बिकॉज उनके ऑलरेडी जहाज़ों का विंग स्पैन बहुत बड़ा होता है। सुखोईज आर वे टू बिग, तो उनके हार्ड पॉइंट्स ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपका जहाज़ कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर एयरक्राफ्ट्स, तो उसको एडवांटेज ये मिलता है कि इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू टारगेट। क्योंकि जब डॉग फाइट होती है, या जब आप इवन बीवीआर में होते हैं, यानी विद इन विजुअल रेंज, जब मैंने डॉग फाइट का तो मेरा मतलब था विद इन विजुअल रेंज, और जब मैं बीवीआर कहता हूं तो उसका मतलब है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां 100, 150, 200 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे, जब आप देख भी नहीं सकते एक दूसरे को, सिर्फ रेडार में ट्रैक कर सकते हैं, विजुअली नहीं देख सकते आंखों से, और तब आप अपने एनिमी को एंगेज करते हैं। इन दोनों सिचुएशंस के ऊपर छोटे विंग स्पैन, छोटे जहाज़ों
के फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा हैं। नंबर वन फ़ायदा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, वो ये है बीवीआर के अंदर कि रेडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। यानी अगर आपका जहाज स्टेल्थी नहीं भी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसे काफ़ी आगे आना पड़ता है। लेकिन अगर आपका जो जहाज है उसका विंग स्पैन ज़्यादा है, वो साइज़ में बहुत बड़ा है, तो बहुत दूर से मतलब हम लोग इस वक्त किसी भी स्टेल्थ फीचर को इक्वेशन में नहीं डाल रहे, हम बड़ी बेसिक लेवल साइंस में जा रहे हैं कि एक जहाज जिसका साइज बहुत बड़ा है वो बड़े दूर से नजर आ जाता है रेडार को। क्यों? देयर इज दिस टर्म कॉल्ड आरसीएस, जिसका मतलब है रेडार क्रॉस सेक्शन। तो J10C has again it's a medium combat aircraft, but again अभी दुनिया में मीडियम कॉम्बैट से ऊपर की गेम में F-15 ईगल इज एन एयर सुपीरियरिटी फाइटर। आपका जो वो है F-22 रैप्टर, दैट्स अ हैवी एयरक्राफ्ट। J20 इज अ हैवी एयरक्राफ्ट, ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं। सुखोई होल फैमिली मतलब Su-27 ऑनवर्ड्स, जितने भी Su-27 आया, Su-30 आया जो कि इंडिया यूज करता है, उसके फिर डिफरेंट वेरिएंट्स है, MKI, MKM, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे आगे आप चलें, Su-35 हो गया जो कि अगेन सेम फैमिली से बिलोंग करता है। तो जितनी भी सुखोईज हैं, इनका विंग स्पैन भी बहुत बड़ा है। सो ऐसे बड़े बड़े जहाज, एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स, F-15 ईगल्स को ले आए, F-14 टॉम कैट जो कि डीकमीशन हो गए, एक वक्त में नहीं थे, सुखोई फैमिली जो कभी भी काफी दुनिया के पास है, ये दे आर इजियर टू डिटेक्ट बिकॉज ऑफ देयर हायर रेडार क्रॉस सेक्शन। जो छोटा जहाज होता है उसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम होता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। ये वो वेव्स टाइप एक सिग्नेचर बनता है जब रेडार इनको डिटेक्ट करता है। तो जब एक जहाज का रेडार क्रॉस सेक्शन कम है तो वो जरा करीब आके डिटेक्ट होगा, इतना दूर से डिटेक्ट नहीं होगा। तो एक तो आपको ये फायदा हो जाता है बीवीआर में। लेकिन इसका नुकसान ये होता है आपको कि आपके पास चूंकि विंग स्पैन कम है, जहाज का साइज छोटा है, जिसकी वजह से आपके पास आर्म्स एंड वेपन्स कैरी करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। इस तरफ जो अब जो J10C का जो जो इन्होंने कारनामा किया है, मतलब फॉर चाइनीज आई वुड कॉल इट अ कारनामा। ठीक है, F-16 में पहले था, चाइना की एयरफोर्स इंडस्ट्री का जो पायनियरिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि इन कम्प्लीटली इनका अपना बॉटम्स अप इनका अपना डिजाइन है। ऑल्दो उसको लावी फाइटर के साथ कंपेयर किया जाता है, बट दैट्स ऑल मीडिया प्रोपेगेंडा, आई वुड कॉल इट इवन बुलशिट। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज अगर ये लावी फाइटर की कॉपी है देन यूरो फाइटर टाइफून भी डेल्टा विंग केनार्ड है। केनार्ड डेल्टा विंग, आपका डिसॉल्ट राफेल भी केनार्ड डेल्टा विंग है, आपका जैस 39 ग्रिपन भी केनार्ड डेल्टा विंग है, और मिराजेस भी डेल्टा विंग है। ये सारे के सारे फिर इसराइल के लावी फाइटर से ही निकले हुए हैं ना फिर। तो ये इस चीज को जरा इसको नलीफाई कर देते हैं, ये ऐसी गप है, इसको साइड पे करते हैं। सो रेडार क्रॉस सेक्शन की हमने बात की, जहाज छोटा हो गया, रेडार क्रॉस सेक्शन कम हो गया, लेकिन वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो गई। F-16 में इन्होंने क्या किया था कि इन लोगों ने ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन को F-16 में लॉन्च किया था, F-15 में भी किया, F-16 में भी किया। चाइनीज चूंकि रशियंस को फॉलो करते थे तो उनके पास सुखोईस के फ्लीट्स थे, उनके पास मिग 21 जिसको F-7 बोला जाता है, उसके फ्लीट्स इनके पास थे। लिहाजा ये ड्यूअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिंगल हार्ड पॉइंट was not something that was I never found it in Chinese aircrafts. I might be wrong, but मैंने चाइना में नहीं देखा। और मुल्कों ने किया, वेस्ट ने किया, ईस्ट में मतलब ईस्टवर्ड आए ना, यूरेशियन साइड पे आ जाए तो ये थोड़ा ये चीज कम थी। चाइना ने ये चीज कर दी, इसका फायदा क्या है, मैं क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? बिकॉज अगर ये आप J10C में कर सकते हैं, दिस वुड मीन कि आप अपने J17 ब्लॉक 3 थंडर जो है आपका, क्योंकि उसका विंग स्पैन भी बड़ा किया गया था, और कुछ सिमुलेशन गेम्स हैं DCS जिसे दुनिया की सबसे जबरदस्त है, वहां पे इन्होंने ऑलरेडी J17 ब्लॉक 3 के अंदर ड्यूअल रैक्स का जो ऑप्शन है ऑन अ सिंगल हार्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगेन वो एक गेम है, वो सिमुलेशन है। हमारे एक फॉलोअर भी हैं, अच्छे एंगेजमेंट करते हैं हमारे साथ, मैकेवेली खान, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। मैंने एक बात कही थी कि जब तक मैं उसको रियलिटी में नहीं देखूंगा, सिर्फ विंग स्पैन के साइज को बड़ा होने पे मैं इसको रियल नहीं समझूंगा। मेरी होप्स हैं, बिकॉज मैं रियलिस्ट बंदा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि यार एक गेम में चीज़ दिखाई जा रही है कि तो क्या रियलिटी में वो होगी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जब इन्होंने J10C के अंदर पाकिस्तान में ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले की है, दैट वुड मीन
कि इन JF-17 ब्लॉक 3 इन फ्यूचर वी माइट कम अक्रॉस पिक्चर्स जिसमें JF-17 की भी ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन को रियलिटी में अचीव करके दिखाया जाए। दैट वुड एक्सप्लेन कि इसका विंग स्पैन JF-17 ब्लॉक 3 का क्यों इंक्रीज किया गया। जो मतलब एक स्टेप हो गया कि विंग स्पैन इंक्रीज हुआ, दूसरा स्टेप फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सेम सेम सिस्टम या सेम अरेंजमेंट वो है J-10C के ऊपर ड्यूअल रैक्स का आना, कि एक हार्ड पॉइंट पे दो मिसल्स को लगाना। तो इस तो थर्ड जो है वो एक्चुअल पिक्चर है। तो अभी आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन हम JF-17 ब्लॉक 3 में भी देख सकते हैं। अगर कोई ये चीज ब्लॉक 3 के अंदर आती है, इसका मतलब ये है कि हार्ड पॉइंट्स तो आपके पास 8 हैं, मतलब JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर, मतलब दो बेली के नीचे हैं। वैसे 7 थे ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में, क्योंकि एक फ्यूजलाज या बेली के नीचे था अंडर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट जो बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन अब दो लगा दिए गए हैं। तो 8 में ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और फिर विंग्स के जो बीच बीच के दो हार्ड पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूअल रैक लग गया। That would mean that even a JF-17 Thunder can carry up to 4 BVR missiles. और अगर सिर्फ BVR ही engagement करनी है, then we can say that a JF-17 Block 3 can carry up to 4 plus 2 6 BVR missiles, which is which is absolutely stunning. तो मैं तो काफी खुश हूं। अब औरों का मुझे नहीं पता कि और खुश होते हैं कि नहीं होते। ये चीज तो पहला पार्ट है जिस जो बेसिकली मेरी खुशी की वजह है कि जी ड्यूअल रैक कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आई। दूसरी चीज ये जो बार बार लोग कहते थे कि यार, ट्विटर के ऊपर मैं चेक करता था कि यार इसके ऊपर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ड्रॉप कर दी गई है। देखें, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का जो भी इक्विपमेंट है, जो आगे पंप लगा होता है, इसका अपना ड्रैग होता है। और आप जब भी एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, एयरक्राफ्ट इज़ नॉट लाइक डिज़ाइनिंग अ कार कि भाई ये चीज़ निकाल दो, ये चीज़ ठूंस दो। इट्स नॉट लाइक दैट। जो बहुत हाई टेक कंपनीज हो गई, या बहुत जो हाई टेक पसंद करते हैं चीज़ों को, जो बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, रफेल हो गया, यूरोफाइटर, इन जहाज़ों में मैंने एक को तो देखा है, मैं आई एम नॉट श्योर वो कौन सा था, जहाँ पे एक विंडो सी ओपन होती है साइड से, और एकदम से फ्यूल पंप ऊपर की तरफ निकलता है, फिर वो जहाज से अटैच होता है, फिर विंडो क्लोज, फिर वो फ्यूल पंप जब डिसंगेज हो जाता है रिफ्यूलर से, फिर वो वापस स्लाइड बैक करके अंदर चला जाता है आपके कॉकपिट से थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में, एंड देन वापस बॉडी के अंदर। दिस लुक्स सो सेक्सी, बट द थिंग इज इट प्रैक्टिकल? या इन सम केसेस इट इज। बट इसके ऊपर इसका एक अल्टरनेटिव ये भी है कि जब आपकी मिशन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स आपको चाहिए हो, आप सॉर्टीज कर रहे हो, आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, या आप एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फॉर्मेशन लेके जा रहे हो, तो उस तरह के सिनारियो के अंदर आप सिंपल इज दैट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैनुअली जहाज के उड़ाने से पहले चेंज कर सकते हैं। आप उसके ऊपर डायरेक्टली ये चीज़ लगा सकते हैं, जो J-10Cs में ये रिफ्यूलिंग जो भी इसका इक्विपमेंट है, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, जैक्स बोलेंगे, पंप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ये चीज़ जब लगेगी तो आपका वो रोल पूरा हो जाएगा। एंड जब आपका रोल इज लाइक अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नीड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, बिकॉज अगेन रिमेंबर, पाकिस्तान की ज्योग्राफी इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है। सो हमारी 80% सिनारियोज के अंदर इट्स मोर देन ओके फॉर एन एयरक्राफ्ट टू सिंपली फ्लाई, लाइक ऑपरेट द मिशन, डू इट, कम बैक होम। तो ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है। अब मुझे क्यों इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लोग कहें कि यार तो अगर कर लेते तो क्या जाता था। देखिए, जब भी आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्पेशली जो डिज़ाइनिंग की जो लोग जॉब करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं, जो बेसिकली इंजीनियरिंग को समझते हैं, जब भी ये वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। whenever you're trying to make a certain thing very complex, तो आप एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी से एक्स्ट्रा कॉस्ट्स इनकर कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या है? आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। क्या उसकी इतनी ज़रूरत है कि आप अपने बाकी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें? नहीं। जेटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारी छोटी सी ज्योग्राफी के अंदर, इसके अंदर ज़बरदस्त लेवल का
ईसा रेडार लगाओ, जो इन्होंने लगाया। फॉर चाइनीज दिस इज देयर मेन एयरक्राफ्ट। सो हमें वो चीज़ जो चाहिए थी वो मिल गई। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो मैंने देखा, जो बेसिकली वी ऑल न्यू अबाउट इट बट दिल खुश हो गया, हट का साइज देखने का है। जो चीज़ मैं मतलब हट होता है वो जो पायलट के बिल्कुल सामने एक ग्रीन कलर का शीशा लगा होता है जहां पे उसको सब कुछ दिखाई देता है, उसको हम हट बोलते हैं। और सब कुछ से मुराद मेरी ये नहीं है कि और दुश्मन के जहाज और समथिंग, मैं भी इसको हाईलाइट करता हूँ। अ, ये जो ग्रीन सा शीशा है, इसके अंदर पायलट को दुश्मन के जहाज़ों की इंफॉर्मेशन भी नज़र आ रही होती है। डॉग फाइट के अंदर, बीवीआर के अंदर, बीवीआर में एक्चुअली आप एमएफडी के ऊपर भी रिलाई करते हैं। एमएफडी मतलब जो नीचे की तरफ स्क्रीन्स लगी होती हैं। जे10सी में एक बड़ी सी एमएफडी है, इट्स मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। और ये फुल एंड टू एंड उन लोगों ने इसके डिज़ाइन को रखा है। लेफ्ट साइड ऑफ द कॉकपिट से के जो कॉकपिट में आप डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग गाड़ी में, तो कॉकपिट का भी जो डैश है उसमें लेफ्ट से राइट तक फुल एक बड़ा स्क्रीन को इन्होंने, एक बड़ी स्क्रीन को इन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो हट का जितनी बेसिकली इन स्क्रीन्स और इन ग्लास हट्स का साइज बड़ा होता है, इट्स ईजियर फॉर द पायलट टू सी। देखिए, डॉग फाइट्स जब होती है ना, तो उसके अंदर बहुत क्विकली डिसीजंस लेने होते हैं। जब एक पायलट एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर आता है, तो उस टाइम पे दो सिनारियोज होते हैं। नंबर वन, या तो वो बिल्कुल एक मशीन की तरह, ट्रेन्ड रोबोट की तरह काम करता है, वो कैलकुलेशंस कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, वो अपनी अप्रोच को देख रहा है, वो इनकमिंग थ्रेट्स को, वो टेरेन एंड जियोग्राफी को, जो पीछे से आने वाली मिशन एंड कमांड्स को, उनको सुन रहा है। जिस चीज के लिए उसको ट्रेन किया गया है, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड हिज ट्रेनिंग, वो उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। जो दूसरी सिनारियो ये होती है कि वही जो फाइटर पायलट है वो इमोशनल स्टेट में चला जाता है, ही हैज दैट फियर ऑफ डेथ। तो उस तरह की सिचुएशन में ही विल अंडर परफॉर्म। तो हम लोग आजकल की जो बेसिकली मॉडर्न जो कॉम्बैट, आई वुड से रिसर्च कह दें या मेंटेलिटी कह दें, वो ये है कि मेक थिंग्स easier for any pilot or any soldier in the world to, so that they can make quick decisions and they don't get stopped by a blocker. ब्लॉकर से मुराद फॉर एग्जांपल, अगर को हर्ट बहुत छोटा हो या उसके अंदर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन छोटी आ रही हो, पायलट की सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी दूर हो, क्योंकि देखें, जहाज बनता है एक आम मतलब एक अच्छे पायलट के लिए, लेकिन तमाम पायलट्स की एक जैसी फिजिक, एक जैसी आई साइट, मतलब डेफिनेटली डिफरेंसेस आते हैं। कुछ लोगों को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा सूट करती है, कुछ को डिफरेंट। जब आप तमाम इंफॉर्मेशन इन चीज़ों के लिए स्क्रीन साइज इनको बड़ा कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो फाइटर पायलट्स हैं उनके लिए चीज़ों को, और उस बेसिकली फाइट के अंदर इंगेज रहने में आसानी होती है। आप उसके लिए चीज़ों को आसान बनाते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल मैं इसमें दूंगा। F-16 से पहले जो भी पीछे, मतलब आप देखें जहाज देख लें जो F-16 के वक्त के थे, अ, उनको साइड पे करें और अब F-16 को देखें, तो F-16 में एक चीज होती थी जिसको बबल कैनोपी कहते हैं। बबल कैनोपी का मतलब ये है कि अगर आप अभी भी F-16 की तस्वीर देखें, तो उसके जो कैनोपी है, वो जो शीशा है जो कॉकपिट के ऊपर लगा हुआ है, वो एक बबल की तरह, और पायलट अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ देख सकता है। इसके मुकाबले में F5 को देख लें, जिसको टाइगर शार्क कहते हैं, F4 फैंटम्स को देख लें, F14 टॉम कैट्स को देख लें, अब मिग्स को देख लें, अब तमाम जहाजों को, इवन J17 थंडर को देख लें, उनको अपनी बैक पे चीजों को देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन F-16 के पायलट के लिए पीछे के देखना बहुत आसान है, क्योंकि वो जरा सा हाइटेड पोजीशन में और बबल कैनोपी के अंदर बैठा होता है। सो सिचुएशनल अवेयरनेस टॉप लेवल की होती है। दिस इज व्हाई, नाउ दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ एन एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पायलट्स के लिए फाइटिंग को आसान करने के लिए बबल कैनोपी एंड एलिवेटेड पायलट सीट का एक किस्म का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था या इम्प्रूवमेंट की थी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें काउंट करके बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके एक फाइटर पायलट के लिए, जब वो एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर आता है। एक फाइनल चीज जो कि ऑलरेडी हमको पता थी हम सबको, लेकिन जिस पे मैं मतलब कि इट्स अ डे फॉर सेलिब्रेशन, सो चीजें पता होना इज अ सेपरेट थिंग, पर उनको एक्चुअली देखना, इट इट इज अ सेपरेट थिंग, उसका मजा ही कुछ और होता है। सो अगेन, डेडिकेटेड IRST इन फ्रंट ऑफ द कॉकपिट।
दिल खुश हो गए। IRST इज इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च एंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो होता है, इट्स एन अल्टरनेटिव टू बेसिकली जब आजकल के जो जहाज हैं वो रेडार से भी देखते हैं, फिर वो IRST से भी देखते हैं, उसमें जो भी उनकी रेंज होती है उसके अंदर टारगेट को वाया हीट सिग्नेचर फाइंड आउट किया जाता है कि अगर टेरेन मास्किंग चल रही है, जहाज आपका ऊपर उड़ रहा है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट नीचे उड़ रहा है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि ग्राउंड लेवल पे या किसी भी लेवल पे नॉइज़ बहुत है, तो दुश्मन के जहाज़ को एक काइंड ऑफ स्टेल्थ मिल रही है। तो द मोमेंट आप मोड चेंज कर दें, IRST की तरफ चले जाएँ तो, या ऑटोमैटिकली अगर मोड स्विच हो के IRST में उसको ट्रैक कर ले, दीज़ आर डिफरेंट वेज़ ऑफ ट्रैकिंग एन एयरक्राफ्ट ना। सो दिस यूज्ड टू हैपन, F-16 भी करता था। F-16 के पास लीजियन ES है, ब्लॉक 60 नो ब्लॉक 70 72 के अंदर उन्होंने डाला है, डेडिकेटेड मेरे ख्याल से, यस। लेकिन वैसे इसके लिए पॉड्स लगते थे जो अगेन एक हार्ड पॉइंट को आप डेडिकेट कर देते हैं, तो जब एक हार्ड पॉइंट आपसे मिस हुआ तो आपकी जो वेपन कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो रशियंस को ये चीज़ पसंद थी, वो बिल्कुल SU-30 MKI में भी देखे हैं, और जितने भी सुखोईज नए हैं उनके आगे उन्होंने IRST का जो ये ग्लोब सा है, ये जो सेंसर है, उसको डेडिकेटेडली इंस्टॉल किया हुआ है। एंड सेम इज द केस विद J-10C। सो अ वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट माशाल्लाह, a very sexy aircraft I would say। दिल आज बहुत खुश है। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लाइक्स एंड फॉर ऑल द कमेंट्स। कमेंट जैसा भी होता है, अच्छा बुरा नहीं होता, कमेंट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प और यू पीपल अंडरस्टैंड कि जो भी सिचुएशन है या जो भी क्वेश्चन है, उसमें जिधर भी मुझे गैप नज़र आता है किसी भी बंदे के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। बिकॉज अगेन वी शुड बी लिटरेट, वी शुडंट एक्ट लाइक इंडियंस। देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियंस जो कि इमोशंस को इंफॉर्मेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर मिक्स करके अचार बना देते हैं, तो हमें उस तरह नहीं होना। ऑल्दो ये बात मैं कर रहा हूँ, आई शुडंट बी सेइंग दिस, मेरे वन ऑफ माय आई वुड से टीचर्स इज एन इंडियन पर्सन, बट ही इज द ओनली सेन पर्सन इन होल ऑफ इंडिया, प्रवीण स्वाने, जो कि फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। प्लीज डू ऑल्सो चेक हिज चैनल, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन और समथिंग, बट ये है कि मेरे चैनल को भी देखें, उनके चैनल को भी देखें, तो आपको आज की मॉडर्न जो भी आपकी डिफेंस इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी का जो भी अपरेटस कह सकते हैं, अरीना कह सकते हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है आजकल को आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों से कमेंट में भी पूछ रहा हूँ, अभी आप लोग प्लीज कमेंट में बता दें। आई हैव अ फ्यू टॉपिक्स बट आई वांटेड इट वुड बी रियली गुड कि एक दो दिन के अंदर मुझे कमेंट से पता चले कि लोग किस चीज़ को सुनना चाह रहे हैं। पहला टॉपिक मेरे पास तो ये है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हमारा FGFA प्रोजेक्ट अज़म है, क्या मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, या मैं J-10C एंड JF-17 ब्लॉक 3, जो J-10C हो गया और JF-17 ब्लॉक 3 हो गया, उसके हिसाब से एक वीडियो बनाऊं कि जी J10 और JF-17 प्लेटफॉर्म्स में नेक्स्ट इटरेशन क्या हो सकती है। एंड वो इटरेशन वुड बी मतलब मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से। ये ज़रा फ्यूचरिस्टिक किस्म की होगी, इट्स नॉट दैट रियल, लेकिन अगेन ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी आम कंप्यूटिंग से शुरू हुई, आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर आई, और अब इसको रशिया जो है, पुतिन साहब ने तो बोला भी है कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है, दे वुड बी द पीपल जो कि AI को मास्टर कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे। तो AI एंड मशीन लर्निंग को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये दो टॉपिक्स इस वक्त मेरे माइंड में है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो गेम हुई ना मियाँ चुन्नू में, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनानी है, तो वो तो डन ही डन है, वो उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो है, बट दैट वुड बी अ शॉर्ट वन। इस वक्त व्हाट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग बताएं कि आपको FGFA चाहिए, फ्यूचर जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अज़म फॉर पाकिस्तान, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको वीडियो चाहिए है पहले कौन सी चाहिए, या आपको दूसरी नंबर पे वीडियो है मशीन लर्निंग एंड AI फॉर द एयरफोर्स। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।